हाय हेलो एवरीवन। सो एमरेल्ड फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। थर्ड क्वार्टर की पहली कंपनी जिसका हम कौन कौन एनालिसिस करेंगे। रिजल्ट काफी अच्छे रहे थे कंपनी के, टॉप लाइन का ग्रोथ, मार्जिन्स, प्रॉफिट का नंबर, सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट जैसा इनका गाइडेंस था वैसा इन्होंने परफॉर्म किया। सो कॉन कॉल में अब हम समझेंगे कि आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए प्लस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैसा गाइडेंस है मैनेजमेंट का, किस तरीके की इनकी डील है जो ये कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उसमें फोर्थ क्वार्टर में क्या प्लान है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान है, एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस बिजनेस एंड स्टॉक के अंदर, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सो एमरेल्ड फाइनेंस का अगर हम कॉन कॉल देखें तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या कह रहा है कि इस थर्ड क्वार्टर के एंड तक टोटल कितनी कंपनीज के साथ में इनका टाई अप हो गया है, ऑलमोस्ट 40 कंपनीज के साथ में। थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक जो वन ऑफ द लार्जेस्ट शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। सो इस कंपनी के टोटल 7 प्लांट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 1 प्लांट के अंदर एमरल्ड का टाई अप हुआ है। वहां पे उनके एम्प्लॉयज को ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करना स्टार्ट करेंगे। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमको पूरा एक्सपेक्टेशन है कि जो बाकी के जो बैलेंस 6 प्लांट्स है इस कंपनी के, उसमें भी हमको इस प्रोडक्ट को पेनेट्रेट करने का, ऑफर करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब क्लाइंट तो आपने एक ही एक्वायर किया है, लेकिन उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में एक अच्छी ग्रोथ ला सकता है एमरेल्ड के लिए। दूसरा, सूरत बेस्ड एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस ब्रोकर है, मैनेजमेंट का कहना है उसके साथ में भी इनका टाई अप हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। सो वहां पे भी इन्होंने अपना ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। देन अभी तक 9 मंथ्स की अगर हम बात करें तो जीरो एनपीए रहा है कंपनी के लिए। एक भी जो एम्प्लॉय को जो उन्होंने लोन दिया है वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी तक। एसेट क्वालिटी काफी अच्छी रही है इस प्रोडक्ट की। इनिशियली इनका टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि 100 कॉर्पोरेट्स के साथ में ये टाई अप करेंगे, बट इवेंचुअली उसको कट डाउन करके इन्होंने 60 के ऊपर गाइडेंस दिया है अभी। मतलब अभी थर्ड क्वार्टर के एंड तक 40 कंपनीज के साथ में टाई अप हो चुका है। बाय द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर, ये जो भी लास्ट क्वार्टर चल रहा है, इसमें कंपनी 20 कॉर्पोरेट्स के साथ में और प्लान कर रही है। सो ऑलमोस्ट 60 कॉर्पोरेट्स का इनका इनका गाइडेंस है FY25 के अंदर। मैनेजमेंट कह रही है कि हम कॉर्पोरेट की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, काफी प्रूडेंटली हम हर एक स्टेप ले रहे हैं इसके अंदर। एंड इसकी वजह से जो हमारा दूसरा गाइडेंस था कि हमको पर मंथ जो हमारा डिसबर्समेंट है वो 2 करोड़ तक लेकर के जाना है बाय द एंड ऑफ FY25, उसमें उसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है कि उस गाइडेंस को हम अचीव कर लेंगे। अभी जो इनका लास्ट वीक ये कॉन कॉल हुआ था, तब तक मैनेजमेंट का कहना है कि जनवरी में हमने ऑलमोस्ट 80 लाख 70 लाख के आसपास का डिसबर्समेंट कर दिया है। ये अगर आप प्रोडक्ट देखोगे ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट, इसमें मोस्टली जो डिसबर्समेंट होती है एमरल्ड की तरफ से वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में होती है। मतलब 15 के बाद जो सेकेंड हाफ होता है आपका मंथ का, उसमें ज्यादा डिसबर्समेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपको सैलरी मिलती है, देन उसका एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस वगैरह होता है, जो भी उनके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। फिर जब उनको मतलब मंथ के मिड में या मंथ के एंड में जब कुछ ऐसा इमरजेंसी नीड होती है, तब वो इस प्रोडक्ट को एक्सेस करते हैं। लेकिन एमरल्ड कह रहा है कि जनवरी में 7-8 डेट तक हमने ऑलरेडी 70-80 लाख तक का डिसबर्समेंट कर दिया है। तो ये हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्च तक हमारा जो टारगेट है कि पर मंथ डिसबर्समेंट हमको 2 करोड़ तक लेकर के जाना है, उसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है कि उस गाइडेंस को हम अचीव कर लेंगे। बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ का मंथली डिसबर्समेंट चलता है इनका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट का। इनका टारगेट है कि उसको 2 करोड़ तक लेके जाना है। तो 80 लाख तो ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है जनवरी में, फर्स्ट 10 डेज के अंदर ही। अभी पूरा मंथ पेंडिंग है, तो उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। देन नेक्स्ट ईयर का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है। कंपनी कह रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमारे पास टोटल कॉर्पोरेट्स हो जाएंगे 60, और बाय द एंड ऑफ FY26 हमारा एस्पिरेशन है कि इस नंबर को हम लेकर के जाएंगे 250 तक। यानी एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 4 टाइम कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अपने टोटल नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स के अंदर। अब बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस है। इस साल भी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में 100 का बोला था इन्होंने, लेकिन बाद में इनको गाइडेंस कट करना पड़ा, 60 के आसपास अब ये टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उसमें अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट्स की क्वालिटी काफी अच्छी रही है, बिकॉज कम कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करके भी इनका जो मंथली डिसबर्समेंट वाला नंबर है वो ये अचीव करने वाले हैं। तो अब कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको लगता है कि हम जो 250 कॉर्पोरेट्स का नंबर जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं FY26 के अंदर। देन इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अनाउंस किया था कि एक और ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ये लॉन्च करने वाले हैं। उसको ये जो अगला जो फर्स्ट क्वार्टर होगा FY26 का, उसके एंड तक ये इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं।
कंपनी कह रही है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हमारा ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट से अभी यही है कि पहले मंथली डिसबर्समेंट 2 करोड़ तक लेकर के जाएंगे, देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस 2 करोड़ डिसबर्समेंट को हम 15 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। यानी मंथली डिसबर्समेंट कंपनी FY26 के एंड तक 2 करोड़ से 15 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 7 टाइम का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने मंथली डिसबर्समेंट नंबर के अंदर। कंपनी कह रही है कि ये प्रोडक्ट बहुत नया है इंडिया में और कंपटीशन तो हार्डली हमको कोई देखने को मिल रहा है मार्केट में। इनफैक्ट हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस बहुत कम है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड एमरेल्ड हो गया प्लस इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है। देन एमरल्ड कह रहा है कि हमारा जो मेन मोट है, हमको ये लगता है कि हम टेक्नोलॉजी से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के लैंडिंग तक ये सारी चीजें हम खुद करते हैं। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक्चुअली डिपेंडेंट हैं अपने लेंडर्स के ऊपर, मतलब जो एनबीएफसीज वगैरह के साथ में जो उनका टाई अप होता है उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, बिकॉज उनके पास में टेक्नोलॉजी तो है लेकिन क्योंकि वो एनबीएफसी नहीं है तो वो खुद से लोन डिसबर्स नहीं कर सकते। प्लस जिनके थ्रू वो लोन देते हैं जो उनको उनके लैंडर्स हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, सो वो खुद से इतने बड़े लेवल पे उस प्रोडक्ट को स्केल अप नहीं कर सकते। तो वहां पे हमको लगता है कि हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव एज है, बिकॉज हम एनबीएफसी भी हैं, हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी भी है। तो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो या टेक वाला पार्ट हो या आपका लैंडिंग वाला पार्ट हो, ये तीनों चीजें हम खुद से कर पा रहे हैं, तो हमारे पास में एक ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ऐसा हमारा मानना है। प्लस साथ में अगर कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती भी है सेक्टर के अंदर, सो जैसे उन्होंने बताया कि अभी तो मार्केट ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है एक तरीके से इंडिया के अंदर, जबकि अगर आप बाकी कंट्रीज में देखोगे, यूएस में, इंडोनेशिया वगैरह में, सो वहां पे ये प्रोडक्ट काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। तो उसी को लेकर के कंपनी का कहना है कि अगर और प्लेयर्स आएंगे तो एक्चुअली में ये मार्केट के लिए अच्छा है, इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हर एक प्लेयर का ग्रोथ जो है वो और बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स के आने के बाद से। देन कंपनी कह रही है कि हमारी अपने लेवल पे इस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने की अपनी स्ट्रेटेजी हमने बिल्ड करी है। लाइक हमारी सेल्स टीम है जो ऑन ग्राउंड इस प्रोडक्ट को और पेनिट्रेशन को और इंक्रीज कर रही है। देन कुछ लोगों के साथ में हमारा पार्टनरशिप है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जानते हैं, कॉर्पोरेट के साथ में उनका नेटवर्क है। प्लस कंपनी जो एचआर फर्म्स होती है, कंसल्टेंसी फर्म्स होती है, उनके साथ में इनका पार्टनरशिप है, टाई अप है, जो कि अगेन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के एचआर के साथ में उनका कनेक्शन होता है, तो वहां से इनको ओवरऑल लीड वगैरह आती है। अभी चंडीगढ़ में इन्होंने एक छोटा सा फंक्शन किया था, इंडस्ट्रियल फंक्शन था, जहां पे ऑलमोस्ट 90 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो अच्छा रिस्पांस मिला। कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में भी एक सिमिलर इस तरीके का फंक्शन हम करने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, बिकॉज यहां से भी अभी तक हमको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 3 इयर्स के अंदर जो 8 to 10 टाइम का पैट ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं, उसको लेकर के हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। क्यों कॉन्फिडेंट है? बिकॉज मैनेजमेंट कह रही है कि पहले हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें जो थी वो हम मैन्युअली करते थे, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से हमने टेक्नोलॉजी को उससे रिप्लेस कर दिया है। सो अब बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। इसीलिए हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई, बढ़ गई है, एंड वो आपको हमारे नेट मार्जिन में भी देखने को मिलेगा। हमारे मार्जिन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया इसकी वजह से। देन ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट को लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि इसको हम मतलब टोटल एयूएम में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना सर्टेन परसेंटेज हम देख रहे हैं, बिकॉज इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि 1 मंथ का आपने लोन दिया, नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका वो लोन रीपे हो जाता है। तो एक्चुअली टोटल एयूएम में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे इनका जो एमएसएमई लोन वाला डिवीजन है, एमएसएमई वाला जो सेगमेंट है, उसमें जब ये लोन देते हैं तो जो रीपेमेंट आती है वो 2 ईयर 3 ईयर्स के अंदर आती है, तो वो आपका एयूएम में ऐड होता जाता है। इस प्रोडक्ट में क्योंकि आप इस मंथ लोन दे रहे हो एंड नेक्स्ट मंथ उसका रीपेमेंट आ गया, तो एक्चुअली एयूएम में कुछ खास कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। इसका जो हमको ग्रोथ ट्रैक करना है, इसमें जो हमको देखना है वो देखना है डिसबर्समेंट का नंबर, कि कंपनी पहले पर मंथ कितना डिसबर्स करती थी, आज कितना डिसबर्स कर रही है, और आगे का इनका कैसा गाइडेंस है, कैसा एग्जीक्यूशन रहता है। सो वो चीज थोड़ा सा बेटर आइडिया देगा हमको। देन मैनेजमेंट का कहना है कि हम नेक्स्ट ईयर क्यों इतना एग्रेसिव टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि टोटल 250 हमारे पास कॉर्पोरेट्स हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ FY26। सो बेसिकली लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर हमने हमारे चैनल पार्टनर्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है, हमारी सेल्स टीम के ऊपर काम किया है, और अब हमारे वो सारी चीजें बिल्कुल ऑन टारगेट है, वो सारी चीजें हमने सेट कर ली है। सो अब एक्चुअली हम एक्सेलरेट कर सकते हैं ग्रोथ को, और हमारा टारगेट है कि मंथली बेसिस पे
10 to 15 कॉर्पोरेट्स को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो अगर ये मंथली बेसिस पे 10 to 15 कॉर्पोरेट्स को ऐड करते हैं, सो एनुअली अगर आप देखो तो 180 कॉर्पोरेट्स हो जाता है। तो 180 कॉर्पोरेट्स इनका टोटल हो जाएगा एडिशन FY26 के अंदर। FY25 के एंड तक ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि 60 कॉर्पोरेट तक ये पहुंच जाएंगे। तो टोटल अगर आप देखो तो 240 के आसपास तो कंपनी पहुंच जाएगी। मतलब ये गाइडेंस अचीवेबल जरूर लगता है जैसा इन्होंने ये पाथ बताया है, बट ऑफ कोर्स हमको उसका एग्जीक्यूशन देखना है कि क्या एक्चुअली में ये 10 to 15 कॉर्पोरेट्स हर एक मंथ के अंदर ऐड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो हमको ट्रैक करना है ऑफकोर्स। देन कंपनी कह रही है कि अगर आप देखोगे तो हमारे कॉर्पोरेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है, बिकॉज पहले जरूर हमारा टारगेट था कि हम 100 कॉर्पोरेट्स को ऐड करेंगे, बट अब हम 60 कॉर्पोरेट्स के ऊपर ही कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो डिसबर्समेंट का नंबर है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से बढ़ करके 2 करोड़ तक चला जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारे कॉर्पोरेट्स की क्वालिटी काफी अच्छी हुई है। सो उसी को देख करके हम कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट ईयर इसको हम और ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे। देन कंपनी का कहना है कि जब हमारा ये डिसबर्समेंट का नंबर बढ़ेगा 2 करोड़ तक जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को, एक कॉर्पोरेट के ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को लोन दे रहे होंगे, मतलब ये EWA प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम उनको ऑफर कर पाएंगे। इनका इनकम कितना रहता है? सो कंपनी कह रही है कि हमारा जो डिसबर्समेंट का नंबर है उसका 1.5% से लेकर के 2% तक का हमारा डिसबर्समेंट का हमारा इनकम आता है इस प्रोडक्ट के अंदर। मतलब 2 करोड़ अगर डिसबर्स किया इन्होंने, तो उसका 2% मैक्सिमम ऑन अ हायर साइड इनका इनकम आएगा इस प्रोडक्ट के अंदर। अब अभी जो 9 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं FY25 में, तो उसमें अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो कंपनी का 50% जो रेवेन्यू है वो इनको इनके डिस्ट्रीब्यूशन इनकम से आता है, जो ये गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं HDFC बैंक के लिए, एक्सिस बैंक के लिए। फिर 48% इनकम इनको आता है MSME लोन के थ्रू, और 2% इनको इनकम आता है EWA प्रोडक्ट से। तो अभी जो इनका कंट्रीब्यूशन है EWA प्रोडक्ट का वो बहुत कम है, लेकिन मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में भी बोला, लास्ट कॉन कॉल में भी बोला कि आपको कॉन्स्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दिखेगा कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बिकॉज हमारा जो प्राइम फोकस है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर है, इस मार्केट को कैप्चर करने के ऊपर है। तो सारा एफर्ट हमारा उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा कि इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा। देन कंपनी का कहना है कि जो MSME वाला प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक्चुअली इनका कोई NPA का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, जबकि हमने लैंडिंग स्पेस में देखा है कि बहुत सारे लेंडर्स हैं उनको उनका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। सो उसमें एमरल्ड कह रहा है कि हमारा जो MSME में कस्टमर सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफी स्ट्रिक्ट है। प्लस हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जिस जिस चैनल से हम कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसमें स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का। सो अगर आप हमारा NPA देखोगे तो 0 NPA है। उसका रीजन ये है कि 95% जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑन टाइम पे करते हैं, और जो बैलेंस 5% है वो कुछ वीकली कुछ डिले होता है उनका, और उनका भी जो रीपेमेंट है वो आ जाता है। मतलब NPA में वो एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनका MSME का बुक अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में वो 55 करोड़ था, इस क्वार्टर में वो 63 करोड़ हो गया। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 14-15% का ग्रोथ है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर हम चाहें, बिकॉज फंडिंग का हमारे पास कोई इशू नहीं है, सो अगर हम चाहें तो उसको नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर 100 करोड़ तक लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी इतना हाई ग्रोथ हम नहीं करना चाहते, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सो इस ग्रोथ के साथ में हम सेटिस्फाइड है। प्लस अगर आप इनका एवरेज टिकट साइज देखोगे सो ऑलमोस्ट 35 लाख का इनका एवरेज टिकट साइज है MSME लोन के अंदर। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये MSME नहीं SMEs को कैटर कर रहे हैं। सो वहां से थोड़ी सी एसेट क्वालिटी इनकी बेटर है। देन कंपनी का कहना है कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन चल रहा है, सो क्या उससे इनके EWA प्रोडक्ट की ग्रोथ के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि ऐसा हमको नहीं लगता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप किन सेक्टर्स को केटर कर रहे हो। तो जैसा इनका कहना है कि हमारे पास जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो लास्ट काफी सालों से उस बिजनेस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, और लगातार उन्होंने काफी सालों से अच्छा ग्रोथ दिखाया है। सो हमको नहीं लगता कि इकोनॉमी स्लो डाउन का हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ग्रोथ में कोई ऐसा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज कॉर्पोरेट एक्विजिशन स्ट्रेटेजी हमारी काफी अच्छी है। हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या फिर हेल्दी कॉर्पोरेट्स के साथ में हम ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं अभी करेंटली। देन इसके बाद इस प्रोडक्ट में जो ग्रोथ है वो 2 तरीके से हो रही है। मैनेजमेंट कह रहा है पहला ग्रोथ तो एक तरीके से इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब हम जितने ज्यादा नए कॉर्पोरेट्स को लेकर के आ रहे हैं उतना ज्यादा ग्रोथ होता जा रहा है। दूसरा ग्रोथ है हमारा मार्केट शेयर गेन का, या फिर वॉलेट शेयर गेन का भी बोल सकते हो, बिकॉज उसमें अब कंपनी क्या कर रही है, जो इनके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स हैं इनके साथ में,
उनके एम्प्लॉयज को ये कॉल कर रहे हैं एंड कॉलिंग के थ्रू इस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंपनी कह रही है कि हमारे पास 3 लोगों की टीम है, बेसिकली आप उसको सेल्स कॉलिंग टीम बोल सकते हो, जो हर एक कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज को कॉल करके इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, इसका एक तरीके से पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रही है। कंपनी कह रही है कि आगे चल के नंबर ऑफ मतलब सेल्स कॉलिंग वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके नंबर को हम और इंक्रीज कर सकते हैं। देन जब से ये प्रोडक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट अप्रैल से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। सो कंपनी कह रही है कि हमारा जो एफर्ट है वो हमेशा इसकी ग्रोथ के ऊपर रहा है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 12 to 13% से ये प्रोडक्ट ग्रो करता रहा है। तो एक अच्छे डायरेक्शन में ग्रोथ आ रही है। टोटल मार्केट साइज अगर आप देखोगे तो कंपनी कह रही है कि 90 लाख करोड़ का इंडिया का सैलरी मार्केट है और इसमें हमारा एस्पिरेशन है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हमको मंथली बेसिस पे 40 से 50 करोड़ डिसबर्समेंट करना है। अब अगर यहां से अगर आप ग्रोथ का एस्टिमेट लगाओ तो अभी FY25 के एंड तक मैनेजमेंट का टारगेट है कि 2 करोड़ पर मंथ डिसबर्समेंट तक ये पहुंचेंगे। देन नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 40 से 50 करोड़ का डिसबर्समेंट का टारगेट है, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 टाइम का इनका ग्रोथ टारगेट हो गया डिसबर्समेंट का नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। तो अगर एक्चुअली में कंपनी ये कर पाए, अगर ये इसको एग्जीक्यूट कर पाए, कर सकते हैं बिकॉज बेस बहुत छोटा है, 2 करोड़ का डिसबर्समेंट मंथली बेसिस पे तो बहुत छोटा है। 20 करोड़ 20 टाइम इसको ग्रो करना नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। तो अगर इसको ये एग्जीक्यूट कर पाए अच्छे से, तो इनफैक्ट इनका जो पैड ग्रोथ का गाइडेंस है 8 to 10 टाइम का, उसको भी बड़े मार्जिन से ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमको ट्रैक करना है, लेकिन एक ये चीज देख के समझ में आता है कि मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस या फिर ग्रोथ एस्पिरेशन काफी ज्यादा एग्रेसिव है। देन कंपनी कह रही है कि अभी तक मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये एक तरीके से रिस्क फ्री प्रोडक्ट है, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे डिफॉल्ट करे। अगर आप किसी भी बिजनेस को देखो, किसी भी कंपनी को देखो, उसके लिए सबसे वर्स्ट चीज होती है कि वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे डिफॉल्ट कर जाए। तो अगर वो केस होगा किसी भी कंपनी का, तब जाके एमरेल्ड के लिए एनपीए बनेगा। अगर वो नहीं होगा तो इनका एनपीए बनने का ऐसा कोई एज सच कोई चांस लगता नहीं है। एक तरीके से सिक्योर प्रोडक्ट है ये। लेकिन इस प्रोडक्ट की इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी एमरेल्ड एक और अनसिक्योर्ड स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन के अंदर एंटर कर रहा है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप देखोगे जो हमारा कस्टमर बेस अभी करंटली है और आने वाले टाइम में इसको और हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो उन एम्प्लॉयज को हम इंगेज कैसे करेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे जो उनकी लाइफ की अलग अलग सिचुएशन पे जो नीड है उसको केटर करे। एग्जाम्पल के लिए जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है वो एक एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि अगर उसने जो सैलरी है उसको कंज्यूम कर लिया है, एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा हो गए एक मंथ के अंदर और शॉर्ट टर्म में कोई थोड़ी सी नीड है, तो वो अपनी सैलरी को एडवांस में ले सकता है एमरेल्ड के थ्रू। इस तरीके की नीड को वो केटर करता है। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि उसको थोड़ा सा बड़ा नीड है, कुछ ज्यादा अमाउंट चाहिए, लेट्स से अगर उसको 1 लाख रुपीज का अमाउंट चाहिए अपने होम रेनोवेशन के लिए, या फिर कोई और ऐसा अर्जेंट नीड है उसको घर पे, उस केस में वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉय अपने बैंक के पास जाएगा, दोबारा से वो री केवाईसी वेरिफिकेशन, अपना पूरा सिबिल स्कोर, वो सब उसका वेरीफाई होगा। ये सारी चीज एमरेल्ड के पास ऑलरेडी है। जब उसको वो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट दे रहा है तो एमरेल्ड के पास ऑलरेडी उस कस्टमर का पूरा डेटा है, उसका सिबिल स्कोर है, उसका बैकग्राउंड मतलब उसका बिहेवियर वगैरह सारा कुछ टेस्ट किया हुआ है एमरेल्ड ने। तो अगर एमरेल्ड ये प्रोडक्ट उसको ऑफर नहीं करेगा तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। वही सेम कस्टमर अपनी दूसरी नीड के लिए बैंक के पास में जा रहा है। तो कंपनी क्या कह रही है कि ये जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन होगा, इस तरीके से हम इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करेंगे। जो हमारे पास डेटा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस कस्टमर का, एक बेसिक आइडिया है हमारे पास, उसके बेसिस पे उसको हम ये लोन ऑफर करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें रिस्क है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वो सारी चीजें देख करके हम इसमें मैनेज करने वाले हैं। देन लास्टली अगर आप देखो तो कंपनी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बिजनेस है इनका, गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। अवांस फाइनेंशियल कंपनी एक एजुकेशन लोन देने वाली कंपनी है, उसके साथ में इनका टाई अप हुआ है। प्लस एक और बैंक के साथ में कंपनी का टाई अप हुआ है, उनके भी ये डीएसए बने हैं, तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी कंपनी उनके लिए भी। तो इस वाले सेगमेंट में भी अच्छा ग्रोथ चल रहा है। ये ओवरऑल कॉन कॉल था एमरेल्ड का। मतलब एमएसएमई वाला प्रोडक्ट तो अच्छा कर ही रहा है, एनपीए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ अच्छा है। प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है इनका, उसमें भी कंपनी नए कॉर्पोरेट्स के साथ में टाई अप कर रही है। और जो इनका ऑफकोर्स जो फ्यूचर के लिए जो मेन प्रोडक्ट है ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट, उसमें भी कंपनी का अच्छा पाइपलाइन है, गाइडेंस वगैरह काफी अच्छा दिया है इन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। बाकी अगर आप डील देखो तो जरूर करंट पी दिखता है हमको 69-70 का है, लेकिन जिस पेस पे ये कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब हर एक क्वार्टर में वाई लेवल पे पैट इनका डबल होता जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 60-70% का टॉप लाइन का ग्रोथ है,
100% का बॉटम लाइन का ग्रोथ है। तो अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखते हो FY25 का, सो वो अराउंड 55-54 के आसपास आता है। तो अभी भी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज्यादा है, बिकॉज पैग रेशियो अगर आप देखोगे स्टॉक का तो काफी ल्यूक्रेटिव लगता है उसको देख करके। सो अपॉर्चुनिटी है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, एंड बस इन्हीं बिजनेसेस पे हमको फोकस करना है जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस अच्छा है, क्लैरिटी है मैनेजमेंट की तरफ से। और अब तो एक जो प्रॉब्लम चल रहा था इसके स्टॉक में कि आई थिंक पीरियोडिक कॉल ऑप्शन में था, सो वो भी काफी हद तक चला चला गया है, नॉर्मल कैटेगरी में आ गया स्टॉक, मतलब बाइंग सेलिंग थोड़ा सा इजी हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये सारी चीजें हैं, बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।